हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इस साल की सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवीज़ में से एक है, जिसका नाम है इविल डेड राइज। और इस मूवी का मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार जब मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा तो एकदम मज़ा आ गया। और इस फिल्म के लास्ट में सिर्फ खून ही खून आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस फिल्म को आपने थिएटर में नहीं देखा तो पहले आप थिएटर में जाके देखिए, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशंस देखिएगा, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में स्पॉइलर पूरा भरती रहेगा। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसका नाम टेरेसा, कैलेब और जेसिका है। यहाँ टेरेसा कैलेब से पूछती है कि जाके जेसिका को देखने के लिए, क्योंकि जेसिका को बुखार था। कैलेब कहता है कि उसे मैंने दवाई दे दिया है और वो सो रही है, पर उसकी बात ना मानकर टेरेसा उसे देखने के लिए चली जाती है। टेरेसा जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जेसिका सो रही है। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी कार लेकर वो बाहर जा सकती है, पर जेसिका उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो फिर टेरेसा वहीं पे कुर्सी पे बैठ जाती है और एक नोवेल को पढ़ने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि जेसिका उठ के बैठ जाती है और जो उस नोवेल में लिखा हुआ है वही एक एक लाइन जेसिका पढ़ने लगती है। वो ये सब देख के चौंक जाती है और वो बुक बंद कर देती है। वो जैसे ही बुक बंद करती है जेसिका नीचे गिर जाती है। टेरेसा जेसिका को देखने जाती है और हम देख रहे थे कि जेसिका को कोई पोजेस करके रखा है। वो अपने आप हिलने लग रही थी और उसके मुंह से लिक्विड निकलने लग रहा था। फिर जेसिका बेहोश हो जाती है। फिर टेरेसा उसकी हार्ट बीट चेक करती है। फिर अचानक जेसिका को होश आ जाता है और वो टेरेसा का गर्दन पकड़ लेती है और उसकी चोटी पकड़कर उसका स्कैल्प उखाड़ देती है। इसके बाद टेरेसा रेंगते रेंगते बाहर आती है। उसे कैलेब देख लेता है। तभी जेसिका भी बाहर आ जाती है और वो पानी में डूब जाती है। उसे बचाने के लिए कैलेब भी पानी में डूब जाता है। फिर थोड़ी देर में जेसिका कैलेब का गर्दन काट कर फेंक देती है और हम देखते हैं कि जेसिका पानी के ऊपर उड़ने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं, जो टॉयलेट में अपना प्रेगनेंसी चेक कर रही थी। और वो पेशे से म्यूजिक कंपोजर है और वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद बेथ अपनी बहन एली को मिलने के लिए उसके बिल्डिंग में जाती है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद था। मतलब कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। यहाँ अपार्टमेंट में हम एली को देखते हैं और उसके साथ उसके 3 बच्चे भी रहते हैं, जिसका नाम ब्रिजेट, डैनी और कैसी है। बेथ अपनी बहन की तीनों बच्चों से बहुत सारे बातें करने लग रही थी। फिर बेथ दिखाती है कि वो एली के हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट लाई है, पर ये सब देख के सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि एली के हस्बैंड मतलब कि उन तीनों के बच्चों के पिता अभी उनके साथ नहीं रहते। इसके बाद एली अपने तीनों बच्चों से कहती है कि अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाने के लिए और पिज्जा लेके आने के लिए कहती है। तभी वो तीनों बच्चे पिज्जा लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ एली बेथ को सारी बातें बता देती है कि 2.5 महीने पहले से ही हम दोनों अलग रह रहे हैं। पर बेथ कहती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों अलग रह रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चली आती। पर एली कहती है कि मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया था पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस शहर में बहुत जोरदार भूकंप आया है और पूरा बिल्डिंग हिलने लग गया था। और यहाँ हम तीनों बच्चों को देखते हैं जो पिज्जा लेकर आ रहे थे और पार्किंग लॉट में जैसे ही अपनी कार के पास जा रहे थे तभी वहाँ भूकंप आ गया था और भूकंप के कारण वहाँ पार्किंग लॉट में एक बहुत बड़ा होल हो गया था। उसे देखने के लिए डैनी उस होल के अंदर चला जाता है और देखना चाहता था कि इस होल के अंदर क्या है। जैसे ही वो होल के अंदर जाता है वहाँ उसे कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो वो अपने साथ ले लेता है। वहाँ उसे बहुत सारा क्रॉस झूलते हुए दिखाई देता है और फिर उसे एक कपड़े में लपटा हुआ एक चीज मिलता है। जैसे ही वो कपड़ा को खोलता है उस चीज में बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ था और वो सब कीड़े उड़ने लग जाते हैं। और वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक बुक है और ये बुक बहुत ही अजीब तरीके से बंद था और ये बुक कोई आम बुक नहीं है। ये इविल डेड फ्रेंचाइज की फेमस बुक है, जिसे खोलते ही भयानक इविल आने लगता है। इसके बाद हम वापस एली को देखते हैं, जो अपने पड़ोसी गैब्रियल से गाड़ी मांगती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चे पिज्जा लेने के लिए बाहर गए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं इनके तीनों बच्चे लिफ्ट से अपने घर वापस आ जाते हैं और उन लोगों को देखकर एली उन तीनों से गले मिलती है। इधर हम डैनी को देखते हैं, जो उस बुक को चोरी छुपे अपने कमरे में ले आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। पर वहाँ ब्रिज भी आ जाती है और उसे ये बुक खोलने के लिए मना करती है, क्योंकि ये चोरी का सामान है। पर डैनी उसकी बात नहीं मानता और वो उस बुक को खोलने की कोशिश करता है। वो बुक थोड़ा अजीब तरह का
उस बुक को लग रहा था कि वो बुक को लॉक किया गया है और इस बुक को देखकर लग रहा था कि ये कोई इविल बुक है और ये सच में इविल बुक है। डैनी जैसे ही उस बुक को खोलने की कोशिश करता है वो कांटेदार चीज उसके हाथ में लग जाती है और उसके उंगली से खून निकलने लगता है और वो खून सीधा बुक के ऊपर गिरता है। वो बुक को तो नहीं खोल पाता पर हम देखते हैं कि उसका ब्लड वो बुक सोख लिया है और उसके बाद वो बुक ऑटोमेटिक खुल जाता है। डैनी उस बुक को खोलता है और उस बुक को खोलते ही जितने तरह की डेमोनिक पिक्चर्स है वो उसे देखने लग जाता है और ये सब देखकर ब्रिजेट उस बुक को बंद कर देती है और कहती है कि हमें इसे खोलना नहीं चाहिए था और कहती है कि इस बुक को हम वापस उसी जगह रख के आएंगे। ये कहकर ब्रिज वहां से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद हम फिर से डैनी को देखते हैं जो अपने पास पड़े हुए 3 रिकॉर्डर जो उसी जगह से लेकर आया था वो रिकॉर्डर्स को चलाने लगता है। पहला रिकॉर्डर जब चलाता है तो उसमें से एक प्रीस्ट की आवाज आने लगती है। वो प्रीस्ट कहता है कि ये बुक इंसानी चमड़ी से बना हुआ है और इसके अंदर जितने भी फोटो बने हुए हैं वो सारे डेविल्स के हैं और ये डेविल्स कभी भी मर नहीं सकते और ये डेविल्स इंसानी आत्माओं का शिकार करते हैं। इसके बाद डैनी दूसरा रिकॉर्डर प्ले करता है। उसमें प्रीस्ट की आवाज आती है। वो प्रीस्ट कहता है कि इस बुक के अंदर तंत्र मंत्र लिखा हुआ है और ये तंत्र मंत्र का उच्चारण करने से शैतान इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और उसकी आत्माओं को कंज्यूम करता है। वो प्रीस्ट कहता है कि मुझे चर्च से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ने की इजाजत मांगी थी मगर चर्च ने मना कर दिया था क्योंकि इस बुक में लिखी हुई तंत्र मंत्र को पढ़ने से शैतान बाहर आ जाता है और जब ये शैतान बाहर आएगा तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। वो प्रीस्ट कहता है कि मुझे इस तंत्र मंत्र को पढ़ना ही होगा और मुझे देखना है कि क्या होता है। फिर वो प्रीस्ट उस तंत्र मंत्र को पढ़ने लग जाता है और फिर वो जैसे ही उस तंत्र मंत्र को पढ़ने लगता है वो मंत्र पढ़ना बंद ही नहीं हो रहा था। डैनी उस टेप रिकॉर्डर को बंद करने की कोशिश करता है पर वो टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा था और वो तंत्र मंत्र अपने आप चलते ही जा रहा था जिसके कारण उसका असर उसकी माँ एली पर पड़ता है। उसकी माँ एलिवेटर में थी और जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकलती है तभी कोई डेविल एंटिटी आकर उसे वापस एलिवेटर के अंदर ढकेल देता है। वो एलिवेटर अचानक अपने आप बंद हो जाता है और उसके चारों तरफ से रस्सियां अपने आप आकर एली को जकड़ लेती है और उसके पूरे शरीर को तोड़ने लग जाती है। फिर अचानक वहां पे लाइन चली जाती है और सभी एली को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हम फिर से एली को देखते हैं जो अजीब तरह से चल रही थी और अपने किचन में आकर और आमलेट बनाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही हूँ और कहती है कि वो मेरे अंदर है। फिर अचानक वो उल्टी करने लगती है और कहती है कि उससे मेरे बच्चे को दूर रखने के लिए और तभी वो नीचे गिर जाती है। फिर बेथ और डैनी दोनों एली को लेकर अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि एली मर चुकी है। उनके घर में उनके 2 पड़ोसी भी आ चुके हैं पर जैसे ही उसका पड़ोसी गैब्रियल एली की आंखें बंद करता है तो एली अपनी आंखें अपने आप खोल लेती है। ये देख के वो चौंक जाता है। फिर से वो उसकी आंखें बंद करता है और इसके बाद वो तीनों प्रार्थना करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेथ के फोन में एली का ही फोन आता है और एली बेथ से कहती है कि मैं जल रही हूँ और मुझे बचाने के लिए। फिर अचानक उसका फोन अपने आप टूट के गिर जाता है। फिर जैसे ही बेथ पीछे मुड़कर देखती है वो देखती है कि एली अपने आप जिंदा हो जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। बेथ एली की बॉडी को छूती है और एली की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी जिसके कारण उसे उठाकर पानी के टब में रखा जाता है और जैसे ही एली को पानी में टब में रखता है एली की आंखें उल्टी हो जाती हैं और वो छटपटाने लगती है। फिर अचानक एली पानी से जंप करती है और दीवार से चिपक जाती है और बहुत जोरदार चिल्लाने लगती है जिसके कारण चारों तरफ के कांच टूटने लग जाते हैं और फिर वो अचानक वही पानी के टब में गिर जाती है। फिर जैसे ही वो निकलती है वो सभी से कहती है कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए और सभी वहां से भागते हैं। फिर एली एक चाकू लेकर बेथ के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद वो अपनी बेटी ब्रीज के ऊपर हमला करने लगती है और एक मशीन से उसकी गाल की चमड़ी काट देती है और तभी वहां पे डैनी भी आ जाता है और एक चेयर से उसे मारता है और ब्रिज के उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एली फिर से उठ के खड़ी हो जाती है और वो सबको निशाना लगाती है। तभी पीछे से गैब्रियल भी आ जाता है और एली गैब्रियल को देख लेती है और उसके ऊपर हमला करती है और उसकी आंख निकालकर वही आंख को दूसरे पड़ोसी की मुंह में फेंक देती है और गैब्रियल वहीं पे मर जाता है। और इसके बाद बेथ दौड़ के आकर अपने घर के दरवाजे को लॉक कर देती है ताकि एली वापस इस घर के अंदर ना आ पाए। इसके बाद बेथ अपने दरवाजे के मिरर होल से देखती है कि बाहर एली जितने भी पड़ोसी उस अपार्टमेंट में रहते हैं उन सभी को मार डालती है। इसके बाद हम डैनी और ब्रिज को देखते हैं। ब्रिज डैनी से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने उस बुक को खोला था। अगर तुमने उस बुक को नहीं खोलता तो आज हमारी मम्मी यहाँ पे जिंदा रहती। और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं।
उन दोनों को रोकने के लिए बेथ वहाँ पे आ जाती है और इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो उसी दरवाजे के वहाँ चली जाती है। बाहर से एली अपनी बेटी कैसी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। इधर हम वापस ब्रिज को देखते हैं जिसके चेहरे में एली ने हमला किया था। वो देखती है कि उसके घाव बढ़ता ही जा रहा है और उसके मुंह और नाक से खून बहते ही जा रहा है और अचानक उसके मुंह से बहुत सारा कीड़ा निकलने लगता है। इधर हम वापस एली को देखते हैं जो अपनी बेटी कैसी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। कैसी अपनी माँ की बात सुनकर दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो खोलती है एली कैसी के गर्दन को पकड़ लेती है। कैसी इधर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बेथ उसे बचाने के लिए जाती है और जैसे तैसे करके बेथ वो दरवाजा बंद कर देती है और एली से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। इसके बाद बेथ वापस अपने किचन में जाती है ब्रिज को देखने के लिए और वो देखती है कि ब्रिज पूरी तरह से पॉजेज हो चुकी है। ब्रिज कहती है कि ये सब जारी रखने के लिए मुझे उसे मारना ही पड़ा और फिर ब्रिज बेथ के ऊपर हमला करने लगती है। बेथ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागती है। फिर ब्रिज डैनी को देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है और वहाँ वो कैसी को भी देख लेती है। उसे देखकर वो कैसी के ऊपर हमला करने जाती है और कैसी के हाथ में एक रॉड था और जैसे ही ब्रिज कैसी को मारने जाती है कैसी वो रॉड उसके मुंह में ढुका देती है। इसके बाद डैनी और बेथ दोनों ब्रिज की बॉडी को ले जाकर बांध देते हैं। इसके बाद बेथ कहती है कि उस रिकॉर्डर को वापस से चलाने के लिए क्योंकि इससे छुटकारा कैसे पाना है वो भी उस रिकॉर्डर में दिया होगा। मगर डैनी उसकी बात को मना कर देता है मगर फिर भी डैन उसकी बात को मान लेता है और बेथ उसे एक चाकू दे देती है और कहती है कि बाहर जाने के लिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे मार डालने के लिए। वो अकेले ही उस रिकॉर्डर को सुनने के लिए रूम में चली जाती है और वो एक एक करके उस रिकॉर्डर को सुनने लगती है। जैसे ही वो रिकॉर्डर को सुनती है फिर से हम देखते हैं कि ब्रिज जाग जाती है और वो कैसी के ऊपर हमला करने ही वाली थी तो वहाँ डैनी उसे देख लेता है और उस चाकू से उसके पेट में घोंप देता है। मगर ब्रिज तो इंसान नहीं थी, वो एक हैवान थी। वो अपनी पेट से चाकू निकाल लेती है और डैनी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर खून की उल्टियाँ करने लगती है और उसके बाद उसी चाकू से उसके हाथ के ऊपर वार कर देती है। फिर डैनी जैसे तैसे करके ब्रिज को जिंदा जला देता है और वो वहीं पे गिर जाती है। इधर हम वापस बेथ को देखते हैं जो वो टेप रिकॉर्डर को सुन रही थी। फिर वो अचानक पीछे देखती है कि एली वहाँ पे आ जाती है और वो टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। पर एली अपनी उंगली के सहारे वो टेप रिकॉर्डर को वापस चालू कर देती है और अपने मुंह के द्वारा ही उस तंत्र मंत्र को उसे सुनाने लगती है। फिर अचानक बेथ एली के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसके बाद एली उसे धक्का मारकर कमरे के बाहर फेंक देती है। इधर हम डैनी को भी देखते हैं जो पूरा खून से लथपथ था और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद एली बेथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आत्मा को चूस लूंगी और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे का भी आत्मा चूस लूंगी। ये देखकर कैसी वहां पर पड़े हुए एक कैंची को उठाकर बेथ को दे देती है और बेथ उस कैंची को एली के मुंह पे मार देती है जिसके कारण एली थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद बेथ कैसी को लेकर वहां से भागती है। बेथ कैसी से कहती है कि हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। फिर वो कैसी को लेकर अपार्टमेंट के बाहर निकलती है और वहां पर पड़े हुए गन को उठा लेती है जो उसी के पड़ोसी का था और तभी वहां पे एली भी वापस आ जाती है और उसे देखकर बेथ उसे गोली मार देती है जिससे कि उसका एक टांग चूर चूर हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है। फिर एली कैसी से बात करती है और कहती है कि ये तुमसे तुम्हारी मम्मी को छीन रही है मगर कैसी कहती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो और इसके बाद फिर से बेथ एक और गोली मारती है जिससे कि एली का एक हाथ टूट जाता है। लेकिन तभी वहां पर पड़े हुए जितने भी पड़ोसी मरे हुए थे वो सारे जिंदा हो जाते हैं और सारे के सारे पॉजेस्ड हैं और साथ ही ब्रिज और डैनी भी वहां पे आ जाते हैं और वो दोनों भी पॉजेस्ड हैं। वो सारे के सारे एक साथ एली के अंदर हाथ ढुकाने लगते हैं और वो सारे एक साथ बोल रहे थे कि रात तक सभी लोग मर जाएंगे। यही चीज वो लोग बार बार बोलते जा रहे थे और यही सुनकर बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि उस लिफ्ट से चारों तरफ से खून ही खून बहने लग रहा था और धीरे धीरे उस लिफ्ट के अंदर खून भरते ही जा रहा था। फिर अचानक हम उसी बुक को देखते हैं जो अपने आप ही पेज पलट रहा था और उसी में से एक डीमन का फोटो हमें देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि एक डीमन जिसके शरीर के अंदर से बहुत सारे हाथ पैर निकले हुए हैं और यही चीज एली के बॉडी के साथ हो रहा है। वो सारे डीमन एली के अंदर अपना हाथ और पैर ढुका रहे थे और उसी डीमन की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे।
इधर हम वापस लिफ्ट में देखते हैं, जो पूरा लिफ्ट खून से भर चुका था और जैसे ही वो लिफ्ट नीचे लैंड होता है, वो ओवरलोड के कारण लिफ्ट का दरवाजा टूट जाता है और पूरा खून के साथ वो दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों उठकर वहां से भागते हैं और एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जब वो गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वही डीमन उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है और वो दोनों गाड़ी से निकलकर छिप जाते हैं। तभी बेथ देखती है कि सामने का एक गेट बंद होने जा रहा था और वो दोनों उस गेट से बाहर निकलने के लिए दौड़ते हैं। बेथ तो बाहर निकल जाती है, पर कैसी को पीछे से वो डीमन पकड़ लेता है और वापस अपनी तरफ खींच लेता है। इधर बेथ वापस उस गेट को खोलने की कोशिश करती है और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं कि वो डीमन कैसी को पकड़ लेता है। एली कैसी से कहती है कि मुझे तुम्हारा सिर्फ सिर चाहिए, और जैसे ही वो एक चेन सॉ को चलाकर उसका सिर काटने के लिए जाती है, तभी वहां पे बेथ पहुंच जाती है और बंदूक से हमला कर देती है। जिसके बाद कैसी वहां से बाहर निकलकर गाड़ी के नीचे छिप जाती है। लेकिन तभी एली उस चेन सॉ को बेथ के तरफ फेंक देती है, जिसके कारण बेथ वहां पे नीचे ही गिर जाती है। और इसी के बाद हम देखते हैं उसका असली रूप, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जो गाड़ी के बाहर छिपकर उन लोगों को देख रही थी, और हम देखते हैं कि वो डीमन एक ग्राइंडिंग मशीन को ऑन कर देता है और बेथ की टांग को पकड़कर उस मशीन की ओर खींचने लग जाता है। कैसी दौड़ के आकर उस मशीन को वापस ऑफ कर देती है और इसके बाद बेथ वहां से बाहर निकल जाती है और उस चेन सॉ को उठा लेती है और कैसी से कहती है कि वापस उस मशीन को ऑन करने के लिए, और उसके बाद उसी चेन सॉ से उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। इसके बाद एक एक करके सारे डीमन उस मशीन के अंदर पीसते जा रहे थे और आखिर में एली वापस बेथ से कहती है कि मुझे बचाने के लिए, मगर बेथ उसकी बात न मानकर वापस उसी ग्राइंडिंग मशीन से उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है और इसके बाद बेथ कैसी को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जेसिका को देखते हैं, जो उसी अपार्टमेंट से बाहर निकलकर अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए बाहर जा रही थी और वो अपनी दोस्त टेरेसा से फोन में बात करती है कि वो उससे 15 मिनट में आके मिलेगी। फिर जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, उसे पीछे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो पीछे चेक करने के लिए जाती है। तभी जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो देखती है कि चारों तरफ खून ही खून गिरा हुआ है और फिर अचानक वही ईविल आकर उसकी बॉडी को भी पोजेस कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। मूवी की शुरुआत में जो हमने सीन देखा था, वो एक दिन बाद का था, और जैसे ही अब जेसिका पोजेस हुई, इसके बाद वो अपनी फ्रेंड टेरेसा और कैलेब के साथ अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए जाएगी। और जो जो चीज़ हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था, वही चीज़ अब होने वाला है और ये कंटिन्यू ऐसे ही होते जाएगा, क्योंकि ये डीमन कभी मरने वाले नहीं है और ये डीमन जिस किसी भी बॉडी को पोजेस कर लेती है, उस बॉडी की आत्मा को चूस लेती है और ऐसे ही करते करते इसका नेक्स्ट पार्ट भी निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मूवी को देख लिया है थिएटर में तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।